मैजिकल शुगरकेन गोल्ड कॉइन्स। एक गांव में हरिदास और वीरदास नाम के दो पड़ोसी थे। वे दोनों बाजार में आमने सामने गन्ने का रस बेचकर गुजारा करते थे। हरिदास अपना धंधा बड़ी ईमानदारी से करता था। महंगे होने पर भी वो अच्छे किस्म के ही गन्ने लाता था और कम लाभ के साथ किफायती दाम में ही बेचता था। पर वीरदास जो गन्ने खराब होते थे और जो कोई नहीं खरीदता था, उसे कम दाम में खरीद कर लाता और उसका रस बेचता था। उसमें पानी और बर्फ डालकर बेचता था। वीरदास हरिदास से हर रोज, भैया धंधे में हमेशा लाभ होना चाहिए। अगर तुम्हारे तरह धंधा करने लगे तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जरा दुनियादारी सीखो भैया और थोड़े लाभ कमाओ, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। देखो भैया, तुम्हारे जो जी में आए करो, पर याद रखो ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही ठहरता है। मुझे कम लाभ मिले तो कोई चिंता नहीं, पर दोबारा ऐसे सलाह ना देना। एक दिन एक छोटे से हाथी का बच्चा वीरदास के ठेले के पास आया। उसके ठेले से खाने के लिए कुछ गन्ने निकालने लगा। ये देखकर वीरदास एक डंडे से उसे मारते हुए, चलो जाओ जाओ, मुफ्त में मेरा गन्ना खाना चाहते हो, जाओ, कह के डांटने लगा। ये देखकर हरिदास, अरे यार वीरदास, वो बेचारा छोटा सा जानवर है, लगता है वो भटक गया है, उसे बहुत भूख लगी है। अगर उसने दो गन्ने खा लिए तो क्या नुकसान हो जाएगा? तुम उसे क्यों मारते हो डंडे से? अरे मुझे कौन से गन्ने मुफ्त में मिलते हैं, इन्हें बेचूंगा तभी घर चलेगा। अगर तुम्हें इस पर इतना प्यार आ रहा है तो तुम ही इसे खिलाओ। तब हरिदास ने अपने ठेले में से गन्ने निकाले और उस हाथी को खिलाने लगा। वो हाथी का बच्चा हरिदास के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। वो हरिदास के पास पड़े सारे गन्ने खा गया। तब हरिदास ने उस हाथी के बच्चे से, अब तो तुम्हारी भूख मिट गई ना, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, अब जाओ अपनी माँ के पास जाओ। पर फिर भी वो हाथी का बच्चा वहीं का वहीं खड़ा रहा। बहुत देर होने पर भी वो हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसे यूं अकेला ना छोड़कर हरिदास उस हाथी के बच्चे को अपने घर ले गया। घर जाने पर उसकी पत्नी संध्या, ये कहाँ से ले आए तुम? इसे अपने घर क्यों ले आए? तब हरिदास ने जो कुछ हुआ वो बताकर, अब बेचारा ये छोटा सा बच्चा है, इसे मैं वहीं छोड़ देता तो इसको कोई ना कोई हानि पहुंचाता, इसीलिए मैं इसे ले आया। 2-4 दिनों में इसकी माँ इसे ढूंढते हुए आ जाएगी, तब तक इसे थोड़ा बहुत खिलाकर हम इसे पालते हैं। क्या कहती हो? सही कहते हो, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। यूं हरिदास एक हफ्ते के लिए हर रोज उस हाथी के बच्चे को अपने ठेले के पास ले जाता था। उसे गन्ने खिलाता था, पर उसकी मां नहीं आई। तब संध्या हरिदास से, देखिए 1 हफ्ता हो गया है, अपना गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है और कितने दिन हम इस हाथी के बच्चे को पालेंगे? इसकी माँ इसके लिए चिंता कर रही होगी। आप खुद ही इसे जंगल ले जाइए, कहीं ना कहीं इसकी माँ दिखाई देगी। अगर माँ ना दिखाई दे तब इसे वापस ले आइए। तब हरिदास उस हाथी के बच्चे को लेकर जंगल गया। काफी देर ढूंढने के बाद उसने देखा कि हाथिनी एक जगह पर अपने बेटे की चिंता में बैठी हुई थी। मां को देखते ही वो हाथी का बच्चा बड़े खुशी से शोर मचाता हुआ दौड़ा दौड़ा अपने मां के पास गया। हाथिनी हरिदास के पास आई और अपने सूंड से हरिदास को आशीर्वाद दिया। हरिदास लौटने लगा तो हाथिनी ने अपने सूंड से हरिदास को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लिया और हरिदास को जंगल के अंदर ले गई।
वहां हरिदास को एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। हरिदास ने सोचा कि जंगल के अंदर ये गन्ने का खेत कैसा। उस हाथिनी ने हरिदास को वहां उतारा। उसने कुछ गन्ने उखाड़े और हरिदास के सामने रखा। हरिदास ने हैरान होकर उन गन्नों को एक डोर से बांधा। वो हाथी का बच्चा और हाथिनी दोनों जंगल के अंदर चले गए। अगले दिन हरिदास ने उन गन्नों को ले जाकर अपने ठेले के मशीन में डाला, पर गन्ने से रस निकलने के बजाय सोने के बिस्कुट, जेवर, सोने के सिक्के वगैरह निकलने लगे। इसे सब हैरान होकर देख रहे थे। हरिदास भी दंग रह गया। वीरदास दौड़ा दौड़ा आया और ये क्या हुआ यार, ये कैसे हो गया? तब हरिदास ने जो कुछ हुआ वो सब इसे बताया। यूं हरिदास उन सोने के सिक्कों और पैसों के साथ खूब धनवान हो गया। अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान बंगला बनाया। ये सब देखकर वीरदास जलने लगा अपने मन में। अरे वो हाथी का बच्चा पहले मेरे पास आया था। धत, हाथी के बच्चे को 2 गन्ने देने के लिए मैंने कंजूसी की, वरना ये सब मुझे मिलता। अब किसी तरह मुझे भी वो जादू के गन्ने ढूंढ कर लाना होगा। यूं सोचकर अगले दिन वीरदास जंगल में एक लकड़ी के पिंजरे के साथ गया। उस पिंजरे में उसने उस हाथी के बच्चे को पकड़कर डाल दिया। फिर उसे अपने घर ले आया। एक हफ्ते के बाद इसे मैं इसकी माँ के पास पहुंचा दूंगा और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन उठकर वो जब बाहर आया तो उसने देखा कि हाथिनी उसे बड़े गुस्से से घूर रही थी। उस हाथिनी ने उसके झोपड़ी को तोड़ डाला। उसने उस पिंजरे को तोड़ा और अपने बच्चे को वहां से छुड़ाकर ले गई। वीरदास का सर्वनाश हो गया और वो सड़क पर खड़ा रह गया। तब वीरदास रोता हुआ हरिदास के पास गया और सब कुछ बताकर अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो भैया, कहकर रोने लगा। लालच का अंत बुरा होता है, कम से कम अब जरा समझदार बनो और ईमानदारी से काम करो, कहकर उसे कुछ पैसे दिए और धंधा शुरू करने के लिए कहा। गरीब भिखारी का अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। मियापुर नाम के गांव में एक मंदिर था। उसके सामने भीख बाबू नाम का एक भिखारी रहता था। हे भाई, भीख देना भाई। हे माई, कुछ दान करना माई। दान करने से पुण्य मिलेगा माई। हे भाई, ये उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, कहकर भीख मांगता रहता था। इस तरह जो भी भीख मिलता उससे गुजारा करता रहता था। गांव के बाहर उसकी एक झोपड़ी थी। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में झाड़ू मार रहा था कि उसे फर्श पर एक दरवाजा दिखाई दिया। ये क्या, यहाँ दरवाजा क्यों है? मैंने तो कभी नहीं देखा, पता नहीं अंदर क्या है। यूं सोचकर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। नीचे अंदर जाकर देखा तो वो एक सोने का घर था। वहाँ की सारी वस्तुएं सोने की बनी हुई थी। अरे वाह, क्या ये सच है या सपना? ये क्या है? जहाँ देखो सोना ही सोना। सोने की मेज, सोने का पलंग, किसी ने चोरी छिपे बनाया होगा और इसका पता भूल गया होगा, या फिर हो सकता है ये कोई जादुई घर हो। यूं सोचने लगा। बाद में देखा तो मेज के ऊपर कई किस्म के खाने के पदार्थ थे। अरे ये क्या, यहाँ तो खाने के बहुत सारे पदार्थ हैं। बहुत भूख लगी है, कहकर वहाँ बैठकर खाने लगा। अरे वाह, चिकन बिरयानी तो बस मजा आ गया। सारे व्यंजन एक से बढ़कर एक हैं। ये सब किसने बनाया होगा? यूं सोचते हुए खाने लगा। वो जो भी पदार्थ खाता था उसके खाते ही फिर से प्लेट भर जाता था। ये देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये क्या, मैं जो भी खाता हूँ वो फिर से प्रकट हो जाता है। यूं सोचने लगा। बाद में सोने के पलंग पर लेटकर सो गया। जागने के बाद सोने की टीवी को ऑन किया। टीवी में एंकर। सोने के घर में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कैसा लगा आपको ये सोने का घर? ये क्या, ये एंकरिंग कर रही है या मुझसे बात कर रही है? ये टीवी प्रोग्राम तो नहीं लगता। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ भीख बाबू, क्या आपको ये घर पसंद आया? पर ये क्या,
तुम टीवी के अंदर से क्यों बात कर रही हो? क्या तुम एंकर नहीं हो? क्या ये टीवी प्रोग्राम नहीं है? हाँ, वैसे ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये घर है किसका? ये सोने का क्यों बनाया है? ना ये टीवी प्रोग्राम है, ना मैं एंकर हूँ। ये एक जादुई सोने का घर है। इसे मैंने ही बनाया है। तुम इस घर में जितने दिन चाहो रह सकते हो। यहाँ तुम्हें हर किस्म की सहूलियतें मिलेंगी, पर यहाँ का सोना बाहर नहीं जाना चाहिए और इस घर के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मंजूर है? ठीक है। जब इतनी सहूलियतें हैं यहाँ पर, तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा? मैं यहीं रहूंगा। तुम जल्दी से गायब हो जाओ, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। फिर वो क्रिकेट मैच देखने लगा। इस तरह कई दिन तक वहीं खा पी कर सोने लगा। वहां की सुख की उसको आदत पड़ गई, तो उसको आलस के साथ साथ घमंड भी होने लगा। अरे वाह, यहाँ पर खाने पीने और मनोरंजन का सबसे बढ़िया बंदोबस्त है, लेकिन बाहर ना घूमो तो बोर हो जाता है। यहाँ के सोने के सिक्कों को ले जाकर बाहर बेचना होगा। ये सोचकर कुछ सिक्कों को पोटली में बांधा और बाहर ले गया। लेकर एक सेठ जी के पास गया। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। अरे आगे भीख मांगने, जब मर्जी चले आते हो भीख मांगने। आज शुक्रवार है, आज मैं भीख नहीं डालता, जाओ यहाँ से। अरे तुमसे भीख मांग कौन रहा है? मैं तुम्हें भीख देता हूँ। जरा तमीज से बात करो। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। ए भीख बाबू, सेठ जी से तुम बदतमीजी से क्यों बोलते हो? दिमाग तो ठीक है ना? चुपचाप उनसे माफी मांगो। अरे किट्टी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली तुम्हें बोलना चाहिए लोगों से सॉरी। मैं नहीं, चुपचाप बैठी रहो। ये क्या, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम आए किस लिए हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब आए ना रास्ते पर, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, इन्हें ले लो और मुझे पैसे दो। तुम चाहो तो तुम पर एहसान करता हूँ, सस्ते में देता हूँ। समझ लेना कि वो मैंने तुम्हें भीख दिया है। ऐसे सोने के सिक्के मेरे पास और बहुत हैं। क्या सोना है? तुम्हें कहाँ से मिला सोना? तुमने कहीं चोरी किया है क्या? अरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट करके बेचने वाले तुम हो। तुम लोगों को धोखा देकर जीते हो और मुझसे कहते हो। मेरी किस्मत अब बदल चुकी है। मैं अब सोने के घर में रहता हूँ। मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो मेरे सोने के सिक्के देख लो। सेठ ने जब पोटली को खोलकर उल्टा किया तो उसके अंदर से कंकड़ गिरे। क्यों कंकड़ लाके सोना कहते हो? तुम किसे ठगना चाहते थे? कहकर सब ने मिलकर उसे खूब मारा। हाय रे बाप रे, मुझे ना मारो, मेरा विश्वास करो, मेरे साथ आओ, आपको मैं सोने का घर दिखाता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। कहकर उन सबको लेकर वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, पर वहां देखा तो वहां पर झोपड़ी भी नहीं था। लोगों ने फिर से उसे खूब मारा और चले गए। तब वो टीवी वाली एंकर प्रकट हुई। बेटा, मैं संतृप्ति देवता हूँ। तुमने फिर से साबित कर दिया कि मनुष्य को जितना मर्जी दो वो तृप्त नहीं होता। तुम जैसे भीख मंगे को मैंने हर किस्म की सहूलियतें दी, पर तुम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और अब इस गांव में तुम भीख भी नहीं मांग सकते। कोई और गांव चले जाओ और वहाँ पर ईमानदारी से जियो। कहकर वो गायब हो गई। फिर भीख बाबू अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे गांव चला गया।